डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.14 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फास्फोरस। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखलन गुणों को कम प्रदर्शित करता है, क्यों? देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, फास्फोरस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होती है, क्यों होती है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कैटेनेशन होता क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन, और सेम एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं आप। देखिए वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स यानी कोई भी एक एटम अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर अगर वो चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। इसको शॉर्ट में इस तरह भी बोला जा सकता है, सेम एटम कंबाइन टू फॉर्म चेन। सेम एटम कंबाइन होकर के चेन बनाते हैं, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। समान परमाणु संयुक्त होकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसे श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, समान परमाणु संयुक्त होकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसे श्रृंखलन कहते हैं। और याद रखना कि ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा, श्रृंखलन का गुण क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होता है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 163.8 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, और फास्फोरस की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 201.6 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। तो आपने देखा कि फास्फोरस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए फास्फोरस में कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फास्फोरस में बंध वियोजन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए फास्फोरस में श्रृंखलन का गुण नाइट्रोजन की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमको इसका आंसर और डीप में लिखना है तो हम और डीप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है और फास्फोरस का एटॉमिक साइज लार्ज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, मोर रिपल्शन होता है। ठीक, तो मोर रिपल्शन होने की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फास्फोरस का एटॉमिक साइज लार्ज होता है, तो फास्फोरस के पास जो लोन पेयर होते हैं इनमें रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। तो फास्फोरस के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको पता है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अगर इसमें ज़्यादा है तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो इसमें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 163.8 किलो जूल मोल इनवर्स है, जो कि कम है। इसमें 201.6 किलो जूल मोल इनवर्स, इसमें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी में सुने। देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार फास्फोरस के परमाणु आकार की तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन के बीच में उपस्थित जो एकल बंध होता है ये क्या, दुर्बल होता है। जब एकल बंध दुर्बल होगा तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, 163.8 किलो जूल मोल इनवर्स। इसीलिए इसमें श्रृंखलन गुण क्या होगा, कम होगा। जबकि दूसरी ओर अगर हम फास्फोरस को देखें तो इसका परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें जो उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो पीपी के मध्य जो सिंगल बंध है ये क्या रहेगा, प्रबल रहेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्रबल बंध है, तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा डियर, ज़्यादा होगा। और बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो इसमें
श्रृंखलन गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही वजह है क्या कि आप इसमें देख सकते हैं कि फास्फोरस में श्रृंखलन का गुण नाइट्रोजन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की बंद विजन ऊर्जा का मान कम है, ये देखिए 163.8 किलो जूल प्रति यूनिवर्स, जबकि फास्फोरस में जो बंद विजन ऊर्जा का मान है वो ज़्यादा है 201.6 किलो जूल प्रति यूनिवर्स। इसीलिए फास्फोरस में श्रृंखलन गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? नाइट्रोजन से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7.24 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, क्यों? हिंदी में सुने, स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF बनाता है, क्यों? तो देखिए इसका रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है सभी हेलोजन से, इसीलिए ये एक ही ऑक्सो एसिड HOF बनाता है। हिंदी में सुने, फ्लोरीन की उच्च ऋणविकता होती है और परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए केवल फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF का निर्माण करता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक बात को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन के अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें और आयोडीन की बात करें, तो इनके एक से ज़्यादा क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं। अभी इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको और ठीक तरीके से समझाऊंगा। पहले हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की बात करें, उसके बाद आपको फिर इसका और अच्छे से रीज़न पता चल जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए यहाँ पर क्लोरीन जो होता है इसके 4 ऑक्सो एसिड होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड के नाम, यानी कि नेमिंग, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखो, तो आप ये समझ पाएंगे, ठीक है, कि इनको कैसे कैसे लिखना है। तो देखिए पहला ऑक्सी एसिड है क्लोरीन का HClO, जिसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा HClO2 क्लोरस एसिड, तीसरा HClO3 क्लोरिक एसिड, चौथा है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। यहाँ पर ये 4 जो हैं क्या हैं, ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हैं। ठीक, तो पहला HClO, फिर सेकेंड HClO2, थर्ड HClO3, फोर्थ HClO4। इनके स्ट्रक्चर को देखें हम। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है HClO का, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है HClO का, जिसमें आपको पहले Cl करना है, ठीक है, फिर इसके साथ OH को सिंगल बॉन्ड से। आपको पता है Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3। इसमें अगर आप Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीजन संख्या निकालें, तो कितनी आएगी, +1। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर HClO2 की, तो HClO2 में देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने की वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर था इसमें आप डबल बॉन्ड O से जोड़ देना, बस, बाकी स्ट्रक्चर वैसे वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, आप इसकी निकालोगे तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, किसकी, Cl की। अगर हमारे पास यहाँ पर HClO3 है, तो देखो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गए, तो आपको करना क्या है, एक लोन पेयर से इस ऑक्सीजन को, एक लोन पेयर से इस ऑक्सीजन को लिंक कर दो, बस ये HClO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ Cl का ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। ठीक है, निकालना भी आपको आ ही जाएगा, देखो ना, इसका -2 होता है, 2 3 जा 6, 6 में से H का 1 गया, कितना हो गया, +5, सिंपल। अगर हमें HClO4 को करना है, तो HClO4 में करना क्या है कि इसमें ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, ये तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, 3 ऑक्सीजन को और हमें लिंक करना है, तो हम 3 लोन पेयर से क्या करेंगे, उसको लिंक कर देंगे। 3 लोन पेयर से लिंक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें Cl का ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर कितना है, +7 है। इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या है कि इसमें Cl का ऑक्सीजन, इसमें Cl का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, इसमें भी Cl का हाइब्रिडेशन sp3 है, इसमें भी Cl का हाइब्रिडेशन sp3 है, इसमें भी Cl का हाइब्रिडेशन यानी संकरण क्या है, sp3 है। आपको इनके स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, बस ये वाला स्ट्रक्चर याद रखो। ठीक है, फिर
अगर आपको HClO2, देखो HClO तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, आपको HClO2 करना है, एक ऑक्सीजन लिंक करना है, डबल बॉन्ड O से लिंक कर दो। अगर आपको HClO3 करना है तो फिर आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से लिंक कर दो। अगर आपको HClO4 करना है तो 3 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O से लिंक कर दो। कितना ईजी है। अब ये मैंने क्यों बताया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए इसका आंसर आप अच्छे से और दे सकते थे, क्या कि ये आंसर तो आप जानते ही थे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। ठीक है, फ्लोरीन की उच्च ऋण विद्युतता और छोटे आकार के कारण फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF बनाता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर सकते थे। कैसे, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, तो दोनों के यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर F है, यहाँ पर Cl है, मगर इसके बाद यहाँ पर ये F आगे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता, आगे कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनाता, जबकि क्लोरीन और जो अदर हेलोजन होते हैं वो अपने अलग अलग ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ये देखिए क्लोरीन ने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी बना रखे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न तो वही है, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, छोटा आकार और उच्च ऋण विद्युतता। लेकिन आप इसको ऐसे भी आगे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में केंद्रीय परमाणु की भांति व्यवहार नहीं करता, इसीलिए फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड, एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, जिसको कि मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। देखिए, फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम इन हायर ऑक्सो एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको हम कहेंगे सेंट्रल एटम, देखो Cl को, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी कोई लिंक है एटम, इधर भी कोई लिंक एटम है, तो बीच में हुआ ना सेंट्रल एटम। ठीक है, इसको भी देखो, ये भी सेंट्रल एटम है, इसको भी देखो सेंट्रल एटम है। लेकिन यहाँ पर F को देखोगे आप तो ये सेंट्रल एटम नहीं है, टर्मिनल एटम है, क्योंकि यहाँ आगे OH लिंक है और यहाँ पर F है, फिर इसके बाद कोई एटम लिंक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम इन हायर ऑक्सो एसिड। ठीक है, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है वो केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करता है, इसीलिए वो अपना एक ही ऑक्सो एसिड HOF, ठीक है, ठीक है, क्या ये HOF का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्वेश्चन डियर समझ में आ गया आपको। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिए यहाँ पर ये NCERT एक्सरसाइज का 7.20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच एरोजोल डिप्लेट ओजोन, कौन से एरोजोल्स ओजोन परत को घटाते हैं। ठीक है, तो इसके दो आंसर बता देता हूं मैं आपको। पहला आंसर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दूसरा आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम फ्रियोन यानी कि CCl2F2 फ्रियोन 12 बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो आंसर ये है इसका और दूसरा आंसर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक जो एरोप्लेन होते हैं वो NO गैस को रिलीज करते हैं। NO गैस को जब रिलीज करते हैं तो ये ओजोन से रिएक्शन करके NO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में O2 गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो ओजोन है वो क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है। ओजोन क्या हो जाती है, ओजोन लेयर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, एक तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा आंसर इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियोन, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियोन 12। इसका यूज़ होता था पहले रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, लेकिन आजकल यूरोपीय देशों में इस पर बैन लगा दिया है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिर ये जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कैसे करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये होता क्या है कि ये जो फोटोन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, सनलाइट भी कह सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेस कह सकते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें C और Cl के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहाँ से Cl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक,
अब ये जो फ्री Cl है ये ओजोन से रिएक्शन करके ClO और O2 बनाता है, ठीक। यानी कि इस ओजोन को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, डाइऑक्सीजन में, यानी कि डाइऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दिया उसने, यानी कि ओजोन लेयर को क्या कर दिया उसने, डिप्लेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ClO है, ये ClO क्या करता है कि जो अर्थ के ऊपर, ठीक है, यानी कि अर्थ के सरफेस के 20 किलोमीटर ऊपर जहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ही जो ओजोन बनाने के लिए ये जो एटम होता है ऑक्सीजन, ठीक है, उससे रिएक्शन कर लेता है ClO, और फिर ये ClO O2 का फॉर्मेशन करता है और वो Cl का फॉर्मेशन करता है। फिर ये Cl अगेन क्या करेगा, फिर से ये देखिए ओजोन से रिएक्शन करेगा, ClO और O2 का फॉर्मेशन करेगा, फिर से ClO और फिर इस एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cl एंड O2 का फॉर्मेशन करेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और यही वजह है डिप्लेट, ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का, ठीक है, यानी ओजोन परत को घटाने का। अब डियर स्टूडेंट बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। एक क्वेश्चन तो यही है कि ऑक्सीजन आखिर ये आया कहाँ से और ये ओजोन लेयर होती कैसे है, ओजोन परत बनती कैसे है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ सरफेस है, यानी कि जो अर्थ सरफेस होती है, जो जल की जो सतह, माफ करना, भूमि की जो सतह होती है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो होती है, इससे 20 किलोमीटर ऊपर ये ओजोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओजोन का क्या होता है डियर, निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, तो चलो बात करते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये ओजोन परत है, ठीक है, ये क्या है, ओजोन परत, ये ना ओजोन लेयर है। अब यहाँ पर ये क्या, सन है, सन से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज को इस अर्थ पर, यानी कि इस भूमि पर नहीं आने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनको जो स्किन कैंसर है वो नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पर ये है कि ये ओजोन लेयर बनती कैसे है, तो मैं आपको बता दूं। देखो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के यानी कि अपर लेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेज इस O2 को नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है। फिर उनमें से ये जो नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, अदर O2 मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करती है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इस O2 से रिएक्ट करती है और O3 यानी ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये ओजोन लेयर जो है बन जाती है। तो आपने देखा O2 इस अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में O और O में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यही O हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और ये O इस ClO से O2 बना लेता है और Cl फ्री हो जाता है और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि अगर ये ओजोन लेयर इस तरह से डिप्लेट होती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओजोन का होल हो जाएगा, ओजोन का छिद्र हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सन से अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें निकलेंगी और उस होल के थ्रू वो अर्थ पर जाएंगी और अर्थ पर प्रेजेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको कैंसर और अदर डिजीज़ जो है हो सकती हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर हमने बैन लगा दिया है, ठीक है। अभी जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन है, ठीक है, वो जब उड़ते हैं तो वो एनो गैस को रिलीज़ करते हैं, एनो गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से भी ओजोन लेयर जो है वो क्या थोड़ी सी थिन हो रही है, थोड़ी सी पतली हो रही है, ठीक है। ये भी एक क्या है, थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ रहा है
क्वेश्चन तो देखो बहुत छोटा सा था। क्वेश्चन क्या था, विच एरोजोल्स डिप्लेट ओजोन। आपको ये बताना था कि कौन कौन से एरोजोल्स ऐसे हैं जो ओजोन लेयर को कम कर देते हैं, ओजोन परत को घटाते हैं। तो आंसर क्या है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बस इतना भी लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर वो बोलता है आगे क्वेश्चन में कि वो रिएक्शन बताओ जिससे ओजोन लेयर डिप्लेट होती है, तो फिर आप ये रिएक्शन आगे कर सकते हो। ठीक है, अगर उसने नहीं पूछा है तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, इस समय आपके सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.32। क्वेश्चन है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। NaCl is heated with sulfuric acid in the presence of MnO2. Number second, chlorine gas is passed into a solution of NaI in water. ठीक, हमको ये दोनों रिएक्शन को जो है बैलेंस करना है या दोनों रिएक्शन को हमको लिखना है। पहले हिंदी में सुने। देखो, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। नंबर 1, जब NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। नंबर 2, जब क्लोरीन गैस को सोडियम आयोडाइड के जली विलयन में से प्रवाहित करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो याद रखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के निर्माण के लिए, और दूसरा स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन के निर्माण के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम 4NaCl, फिर MnO2, ठीक है, और 4H2SO4। याद रखिएगा यहाँ पर ये कंसंट्रेट H2SO4 है। क्या डियर, ये कंसंट्रेट होता है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 4H2SO4 है इसको आप किस तरह से ब्रेक करोगे। मैं ब्रेक कर देता हूँ। देखिए 4H और 4HSO4 में आपने इसको ब्रेक कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इस 4H2SO4 को आपने 4H पॉजिटिव और 4HSO4 नेगेटिव में क्या कर दिया डियर, आपने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पर ये 4NaCl है, तो 4NaCl में से आप 4NaCl को ऐसे लिख सकते हो 4Na, और यहां पर 4Cl ऐसे लिख सकते हो। अब ये 4Na इस 4HSO4 के साथ, ये देखिए यहां पर क्या 4Na इस 4HSO4 के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ये देख लीजिए, बना देता हूं 4NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का ये फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद आप यहां पर ये देखिए कितने H रिमाइंडर हैं, यहां पर कितने H बचे हमारे पास, 4H। आपको पता है जितने H होते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 4H के हाफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको आप इन 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2O बनाकर बाहर कर दो, तो आपने यहाँ पर ये 2H2 बनाकर बाहर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक Mn बचा है और यहाँ पर 4Cl बचे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, MnCl2 बनाकर बाहर कर दो। ठीक है, क्या करो, MnCl2 बनाकर बाहर कर दो। तो 4Cl को ब्रेक करो, कैसे, Cl2 और Cl2 में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये MnCl2 बनाकर बाहर कर दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एरो तो लगा ही रखा था आपने, ये यहाँ पर आप MnCl2 को बाहर कर दो, कर दिया। 4NaHSO4 2H तो बाहर हो गए थे, अब बचा ये Cl2, तो बस प्लस Cl2 लिख दो। ये देखो ये Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो 2NaI का एक्वस सॉल्यूशन में Cl2 गैस को पास करना है आपको, इस सोडियम आयोडाइड के जली विलयन में Cl2 गैस को प्रवाहित करना है। तो नो प्रॉब्लम, कैसे, 2Na और 2I हैं, तो कैसे लिख सकते हो आप इसको, आप इसको लिख सकते हो 2Na और 2I ऐसे लिख लो। तो यहाँ से क्या होगा, 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये देखो, तो आपने 2NaCl यहाँ से बाहर कर दिया। अब बचेगा क्या, 2I, तो I2 बनकर ये गैस बनकर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये I2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर
हम एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये I2 नॉर्मल टेम्परेचर पर तो सॉलिड होता है, फिर यहाँ पर ये गैस कैसे निकली है? तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं। इसी गैस को अगर हम कूल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सॉलिडिफाइड हो जाएगी, यानी कि आयोडीन फिर हमको सॉलिड स्टेट में मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर NCERT एक्सरसाइज के 7.28 क्वेश्चन को, राइट द रिएक्शंस ऑफ F2 एंड Cl2 विद वाटर। जल के साथ F2 तथा Cl2 की अभिक्रिया हमको लिखना है। तो आप एक काम करो, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें, ये जो H2O है इसको आप लिख सकते हो ऐसे HOH, ठीक है, और यहाँ पर जो Cl2 इसको लिख सकते हो आप Cl और Cl। तो पहला बनेगा यहाँ पर एक HCl, दूसरा बनेगा HOCl, यानी कि एक HCl बनेगा, और दूसरा बनेगा HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ठीक, अगर आप यहाँ पर 2F2 को 2H2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि 4HF का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H कितने हैं? 4H, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 4HF बन जाएगा, ये 4HF बन जाएगा, और O2 यानी डाइऑक्सीन गैस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।